तो हेलो बच्चों, हम आ चुके हैं आपके बीटीएस विश्वास बैच फिजिक्स को लेकर। और आप अभी तक एपिसोड 16 तक देख चुके हैं ईसीएस का। और ईसीएस में 4 पार्ट था। उस 4 पार्ट में हम दूसरा पार्ट देख रहे हैं जो अंतिम पड़ाव में है। तो ईसीएस में आप देख रहे हैं, आज एपिसोड नंबर 16 देखेंगे जिसका टॉपिक है विद्युत द्विध्रुव पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में, मतलब विद्युत द्विध्रुव पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में बल एवं बल आघूर्ण, यानी फोर्स एंड टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डायपोल इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब बाह्य विद्युत क्षेत्र में जब किसी द्विध्रुव को रखा जाएगा तो उस पर बल कितना लगेगा और बल आघूर्ण कितना लगेगा, यानी टॉर्क कितना लगेगा। इस पर चर्चा हम लोग देखेंगे। तो आगे बढ़ते हुए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या होता है। सबसे पहले इसको देखिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र। बाह्य विद्युत क्षेत्र, ये बाह्य विद्युत क्षेत्र आपका समरूप और असमरूप दोनों हो सकता है। बाह्य विद्युत क्षेत्र आपका समरूप और असमरूप दोनों हो सकता है। समरूप विद्युत क्षेत्र कैसा होगा? विद्युत क्षेत्र और किसको कहेंगे? तो बेसिकली कहता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में बल रेखाओं का घनत्व जो होता है सभी जगह पर एक समान होता है। हमने क्या कहा? ऐसा विद्युत क्षेत्र जहां पर बल रेखाओं का घनत्व क्या होगा? एक समान होगा। वैसे क्षेत्र को हम लोग क्या बोलेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र। और ये बाहर के किसी आवेशित वस्तु के कारण यहाँ पर है, और इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है? ई वेक्टर है। इसका मतलब ये हो गया, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण और दिशा सभी जगह पर क्या होगा? एक समान होगा। यानी कि किसी भी पॉइंट पर हम बात करेंगे तो इसका परिमाण और दिशा आपस में क्या होगा? बराबर होगा। ये समरूप विद्युत क्षेत्र का होता है। अगर मैथमेटिकली हम दिखाना चाहते तो जैसे मान लीजिए हमने कह दिया कि ई वेक्टर बराबर है 5J वेक्टर। 5J वेक्टर, इसका मतलब है कि ये कांस्टेंट फील्ड को दर्शा रहा है। अगर हमने कह दिया ई वेक्टर बराबर 2I वेक्टर माइनस 8K वेक्टर, तो ये भी आपका कांस्टेंट है। न्यूटन पर कूलम मात्रक दे सकते हैं, न्यूटन पर कूलम मात्रक दे सकते हैं। तो ये मैथमेटिकली हम दिखा रहे हैं, यह शो कर रहा है कि इसका परिमाण बदल नहीं रहा है और साथ में डायरेक्शन भी नहीं बदलेगा। यहाँ भी वही दिखा रहा है कि ईच एंड एवरी पॉइंट पर अगर हम देखना चाहें, अगर आप मान लीजिए कि इस पॉइंट को ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी मान लेते हैं और इस पॉइंट को मान लीजिए सी मान लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यहाँ पर देखिए विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर है, यहाँ पर देखिए इधर है। इसका मतलब ए बी और सी तीनों ही बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का परिमाण जो है वह एक समान होगा, क्योंकि सभी जगह पर घनत्व क्या है? एक समान है। तो परिमाण तो एक समान होगा ही, साथ ही साथ दिशा भी क्या है? एक समान है, एक ही दिशा में है। तो ऐसे विद्युत क्षेत्र को हम क्या बोलेंगे? समरूप विद्युत क्षेत्र। अब इसी के अंदर हम देखते हैं असमरूप विद्युत क्षेत्र। असमरूप विद्युत क्षेत्र में क्या होता है सो देखिए, असमरूप विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र, अगर हमने आपको कह दिया ये असमरूप विद्युत क्षेत्र है, मतलब यहाँ पे बल रेखाओं का घनत्व तो एक समान नहीं रहेगा। बल रेखाओं का घनत्व तो एक समान नहीं रहेगा, तो क्या नजर आएगा? यहाँ पे क्या है कि ए मान लीजिए, यहाँ बी मान लीजिए और यहाँ पर सी मान लीजिए। तो यहाँ पर घनत्व तो देखिए ज्यादा है, तो यहाँ पे तीव्रता ज्यादा होगा। इसके बनिस्पत यहाँ पे घनत्व तो कम है, तो इसके बनिस्पत तीव्रता कम होगा। और यहाँ पे बहुत कम है, तो यानी कि यहाँ पे मान लेते हैं कि क्षेत्र इधर है। तो दिशा तो सब जगह सेम है, लेकिन परिमाण क्या है? असमान है। इसको असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और भी कई ऐसे उदाहरण हैं जहाँ पे असमरूप विद्युत क्षेत्र को दर्शाया जा सकता है। तो बेसिकली इसमें हम कह सकते हैं कि प्रत्येक बिंदु पर बराबर है, इसका मतलब ईपी वेक्टर का मॉड सॉरी, यहाँ पर ए दे देते हैं। ये वेक्टर का मॉड बराबर
ईबी वेक्टर का मॉड बराबर ईसी वेक्टर का मॉड, इस तरह से बोल सकते हैं। तो इसमें हम नहीं बोल सकते, दोनों तीनों परिमाण आपस में क्या है, बराबर नहीं है। ई ए वेक्टर का मॉड नॉट इक्वल टू ई बी वेक्टर का मॉड नॉट इक्वल टू ई सी वेक्टर का मॉड, मतलब तीनों परिमाण आपस में क्या है, बराबर नहीं है। तो ये असमरूप है। असमरूप को मैथमेटिकली कैसे दर्शाया जा सकता है भाई, तो कहता है कि अगर हम लिख दिए ई वेक्टर बराबर मान लीजिए 5xi वेक्टर, इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे आप इधर की तरफ बढ़ेंगे, x की तरफ बढ़ेंगे, विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा, बदलेगा। कभी कभी हम ऐसा भी दिखा सकते हैं, मात्रक देना चाहते हैं तो न्यूटन पर कूलम डाल दीजिए। अगर हम यहाँ पे लिख दिए 5i वेक्टर प्लस 8 के जे वेक्टर, यहाँ के एक वेरिएबल है, के एक वेरिएबल है, इसका मतलब है कि यहाँ पे x वेरी कर रहा था तो ये वेरी करेगा, यहाँ k वेरी करेगा तो ये वेरी करेगा। तो मैथमेटिकली हम इसको कह सकते हैं कि ये इसका परिमाण परिवर्तित हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखें कि बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, और ये पहले से मौजूद आवेश के कारण है। अब कहता है कि अब जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक क्या है, आप गौर करके देखिए। विद्युत द्विध्रुव पर बाह्य विद्युत क्षेत्र में बल एवं बलाघूर्ण, मतलब पहले से जो क्षेत्र मौजूद है उसमें द्विध्रुव को रखेंगे और टेबेंगे कि बल और बलाघूर्ण क्या है। बल और बलाघूर्ण दो ऐसे भौतिक राशि हैं जो दो काम करने के लिए जाना जाते हैं। रेखीय गति करवाना है तो बल चाहिए, मतलब रेखीय गति करवाना है तो बल चाहिए, घूर्णन करवाना है, चक्का घुमाना है तो टॉर्क चाहिए, बलाघूर्ण चाहिए। तो यानी कि बल का मतलब रेखीय से है और बलाघूर्ण का मतलब घुमाने से है, तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर अब देखिए इस दोनों की कहानी को देखते हैं। तो मतलब समरूप में और असमरूप में दोनों में जब हम द्विध्रुव को रखेंगे तो क्या क्या चीजें होंगी, इस पर हम लोग चर्चा देखेंगे। तो अगला पॉइंट देख लीजिए, जस्ट मिनट। अब आइए इसमें हम लोग देखते हैं बलाघूर्ण के लिए। तो यहाँ पे दो विभाग कर देते हैं, अच्छा रहेगा। मान लीजिए इसमें केस 1 है, ये है समरूप विद्युत क्षेत्र के लिए। समरूप विद्युत क्षेत्र में बल एवं बलाघूर्ण, समरूप विद्युत क्षेत्र में बल एवं बलाघूर्ण क्षैतिज अवस्था के लिए, क्षैतिज अवस्था के लिए, क्षैतिज अवस्था के लिए। अब ये क्या बोल रहा है, क्षैतिज का मतलब हुआ विद्युत क्षेत्र के साथ, विद्युत क्षेत्र के साथ सोया हुआ रहेगा। अब यहाँ पे कहता है कि मान लो ये कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है, समरूप है तो प्रत्येक जगह पर परिमाण क्या होगा, एक समान होगा। अब कहता है कि इसमें क्षैतिज रखना है, मतलब ऐसे, तो प्लस आपका इधर हो सकता है, माइनस आपका इधर हो सकता है, या माइनस इधर प्लस उधर हो सकता है। तो अब कहता है कि दोनों के बीच का दूरी कुछ मान लेते हैं, आर मान लेते हैं। अब कहता है कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर क्या है, ई वेक्टर है, लेकिन यहाँ पर हम जानते हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो निगेटिव टू पॉजिटिव। इसका मतलब इसकी दिशा पी वेक्टर की दिशा किधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी। तो हम क्या देख रहे हैं कि विद्युत क्षेत्र की दिशा ई वेक्टर की दिशा इधर है, पी वेक्टर की दिशा इधर है, दोनों के बीच का जो कोण है वो अभी कितना डिग्री है, 180 डिग्री है। तो क्षैतिज अवस्था में है, इस अवस्था में है क्षैतिज अवस्था में, और माइनस उधर चला जाए प्लस इधर आ जाए तो दोनों के बीच एक 0 डिग्री बन जाएगा। इसी को बोलते हैं क्षैतिज अवस्था। मतलब पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच अगर 0 डिग्री या 180 डिग्री का कोण बनता है उसको हम बोलते हैं क्षैतिज अवस्था, ठीक है। अब क्षैतिज अवस्था में हम जानते हैं कि अगर ये द्विध्रुव है, सपोज कीजिए ये द्विध्रुव है, तो इसका परिमाण तो दोनों का सेम होता है। तो अब ये देखिए कि प्लस आवेश पर बल जो लगेगा, प्लस आवेश पर जो बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में, इसका मतलब इस पर बल इस दिशा में लगेगा और वो किसके बराबर लगेगा, क्यू ई वेक्टर के। माइनस पर लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो विपरीत दिशा में इधर लग जाएगा, कितना के बराबर, क्यू ई वेक्टर के बराबर। अब आप ही बताइए कि कोई वस्तु है, हम बोले कि इधर जो है एक फोर्स क्यू ई वेक्टर लग रहा है
और इधर एक फोर्स क्यू ई वेक्टर लग रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पे एफ नेट का मान क्या कहेंगे, जीरो हो गया। एफ नेट का मान क्या हो गया, जीरो। अब कहता है कि इसका सेंटर ये है, ये फोर्स सेंटर से क्रॉस कर रहा है, ये फोर्स सेंटर से क्रॉस कर रहा है। तो अगर कोई फोर्स सेंटर से क्रॉस करता है तो उसका कोई टॉर्क नहीं होता है, मतलब घुमाने की टेंडेंसी नहीं होती है। मतलब ये पिंड है अगर और ये सेंटर है, इधर फोर्स लगाएंगे तो इसमें घूमने की टेंडेंसी नहीं होगी। हाँ ऐसे है, इसको खींच रहे हैं, या ऐसे है इसको नीचे खींच रहे हैं, तब ये घूमने की टेंडेंसी रखेगा। लेकिन अगर फोर्स, चूंकि यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं तो ये सेंटर से क्रॉस नहीं कर रहा है, वो यहाँ से क्रॉस कर रहा है। लेकिन जब हम फोर्स इस पर लगाएंगे तो इसका मतलब ये सेंटर से पास करेगा, तो इसका मतलब इसमें घुमाने की टेंडेंसी नहीं होगी। गति करवाने की हो सकती है लेकिन घुमाने की टेंडेंसी नहीं होगी। तो जब घुमाने की टेंडेंसी नहीं होगी तो यहाँ पर टॉर्क नेट का भी मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। क्या देखे, जब किसी विद्युत द्विध्रुव को क्षैतिज अवस्था में विद्युत क्षेत्र के साथ रखा जाता है तो नेट फोर्स का भी मान क्या होता है, जीरो। और नेट टॉर्क का भी मान क्या हो जाता है, जीरो। फील्ड कैसा होना चाहिए, समरूप होना चाहिए। दूसरी तरफ देखते हैं, इसमें केस वन क्या होता है सो देखते हैं। केस वन, सिर्फ इसमें हम क्या लेते हैं, असमरूप के लिए, असमरूप विद्युत क्षेत्र, असमरूप विद्युत क्षेत्र। और एंगल जो है या तो 0 डिग्री है या तो 180 डिग्री है। तो जाहिर सी बात है कि क्षैतिज अवस्था में है, शॉर्ट में लिख दिए। अब इसमें क्या देख रहे हैं हम लोग, क्या देखेंगे सो देखिए। इसमें हम लोग अगर देखने की कोशिश करें तो मान लीजिए ये समरूप विद्युत, सॉरी असमरूप विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें एक डायपोल को रख दीजिए, मान लीजिए इसी तरह से रख देते हैं, प्लस माइनस। ये हो गया आपका दूरी r, ये हो गया सेंटर, चार्ज हो गया q, यहाँ भी चार्ज हो गया q। विद्युत क्षेत्र की दिशा मान लो इधर है। परिमाण तो सभी जगह पर अलग अलग होगा। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो परिमाण होगा वो E1 वेक्टर होगा और यहाँ पर जो परिमाण होगा वो E2 वेक्टर होगा, क्योंकि परिमाण के हिसाब से अलग अलग हो जाएगा। अब कहता है कि यहाँ पर जो बल लगेगा प्लस पर विद्युत क्षेत्र के दिशा में, क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत क्षेत्र में प्लस पर जो बल लगता है विद्युत क्षेत्र के दिशा में। इसका मतलब ये है कि हम अगर यहाँ पर देखना चाहें तो इधर के दिशा में बल लगेगा और इसका मान हो जाएगा QE1 वेक्टर। और माइनस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो इधर बल लगेगा तो QE2 वेक्टर। अब आप ही बताइए, कोई वस्तु है यहाँ पे हम बोले कि 100 न्यूटन का बल लग रहा है और इधर बोले कि 50 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या कभी भी नेट फोर्स जीरो रहेगा, तो कहेंगे नहीं। यानी कि एफ नेट नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे E1 E2 अलग अलग है। अब कहता है कि ये सेंटर है, ये फोर्स सेंटर से पास करेगा, ये फोर्स भी सेंटर से पास करेगा, तो नेट टॉर्क अभी भी क्या होगा, जीरो होगा। मतलब टॉर्क नेट का मान क्या होगा, जीरो। मतलब असमरूप विद्युत क्षेत्र में भी जब किसी द्विध्रुव को रखा जाता है तो उस पर नेट फोर्स का मान जीरो नहीं होता है, किंतु नेट टॉर्क का मान जीरो होता है। तो ये हो गया केस वन। अब कहता है कि समरूप विद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर इसको घुमाएंगे, इसको भी थीटा कोण पर घुमाएंगे, तो क्या क्या स्थिति होगी वो देखते हैं। चलिए केस टू देखते हैं। जब थीटा कोण पर हो, और इसमें भी हो जाएगा जब थीटा कोण पर हो, जब थीटा कोण पर हो। तो अब कहता है कि इसको थीटा कोण पर पहले लाने के लिए तो सबसे पहले तो हमको ये करना पड़ेगा कि समरूप विद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि ये समरूप विद्युत क्षेत्र है। कौन सा विद्युत क्षेत्र है, समरूप विद्युत क्षेत्र है। और जाहिर सी बात है एक समरूप विद्युत क्षेत्र है, मान लो ई वेक्टर है, इसमें माइनस है और ये क्या है, प्लस है।
माइनस है और प्लस है। तो कहता है कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इस दिशा में होगी। चूंकि द्विध्रुव अगर बन गया, इसकी लंबाई हम कितना मान लेते हैं 2l, लंबाई कितना मान लेते हैं 2l। अब कहता है ये पी वेक्टर की दिशा निगेटिव से किधर होती है, पॉजिटिव। अब कहता है कि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा तो इधर है, इसका मतलब एंगल हमारा क्या है, थीटा है। एंगल हमारा क्या है, थीटा है। अब कहता है कि आप गौर से देखिएगा, तो द्विध्रुव को जब आप थीटा कोण में रखे हैं तो क्या क्या सिचुएशन होगा। तो चार्ज तो इसका क्यू होगा, तो इसका भी क्या होगा, क्यू होगा। और पी का मान कन्फर्म है किसके बराबर होगा, 2ql के बराबर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक l होगा, यहाँ से यहाँ तक l होगा, तो टोटल क्या हो जाएगा 2ql। तो किसी एक चार्ज का परिमाण, किसी एक चार्ज का परिमाण गुने दोनों के बीच का दूरी, तो 2l से गुना हो गया, तो 2ql हो गया। अब विद्युत क्षेत्र में है रखा हुआ, तो कहता है कि कितना टॉर्क लगेगा, कितना टॉर्क लगेगा। अब लगेगा भी नहीं कि ये भी देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए क्यू है, इस पर फोर्स लगेगा क्यूई, इस पर फोर्स लगेगा क्यूई, इस पर फोर्स लगेगा क्यूई, विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में और ये विद्युत क्षेत्र के दिशा में। अब आप बताइए कि कोई वस्तु अगर यहाँ ऐसे रखा हुआ है, यहाँ पे हम बोले कि 100 न्यूटन का बल लग रहा है, इधर भी 100 न्यूटन का बल लग रहा है, तो क्या इस पर नेट फोर्स 0 है, तो कहेंगे बिल्कुल। ये अगर वस्तु है और दोनों पर विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो एफ नेट का मान अभी भी क्या हो जाएगा, 0। एफ नेट का मान अभी भी क्या हो जाएगा, 0। अब टॉर्क का मान क्या हो जाएगा, तो टॉर्क नेट का मान 0 नहीं होगा, क्योंकि ये चाहेगा इधर घुमाना, ये चाहेगा इधर घुमाना। मान लो कि ये है, तो ये इसको इधर घुमाना चाहेगा और ये इसको इधर घुमाना चाहेगा। इसका मतलब है कि नेट टॉर्क का मान 0 नहीं होगा। अब नहीं होगा तो कितना होगा, तो वही चीज ध्यान में रखना है। जैसे अब कहता है 0 नहीं है, तो ना नहीं है तो कितना होगा, तो टॉ नेट वेक्टर बराबर, याद रखना है, द्विध्रुव का ताकत ले लेना है, पी वेक्टर ले लेना है, क्रॉस कर देना है जिस विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। तो बाय विद्युत क्षेत्र क्या है, ई वेक्टर है। तो ये याद रखना है कि जब थीटा कोण पर रखा जाएगा तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर के बराबर होगा। यानी कि टॉ नेट बराबर पी ई साइन थीटा के बराबर हो जाएगा। परिमाण के हिसाब से टॉर्क का मान पी साइन थीटा के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब कहता है, जस्ट मिनट, अब इसमें कहता है इसमें केस 2 में देख लेते हैं क्या होगा। पहले तो हमको असमरूप विद्युत क्षेत्र बनाना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए ये हमारा असमरूप विद्युत क्षेत्र है। अब इसमें हम थीटा कोण पर इसको रख दिए, तो जाहिर सी बात है ये चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू है, तो यहाँ का परिमाण और यहाँ का परिमाण विद्युत क्षेत्र में अंतर होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर विद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है वो E1 वेक्टर है, और यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का परिमाण है E2 वेक्टर है। तो यहाँ पर कहता है यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो सपोज कीजिए कि ये सेंटर है, विद्युत क्षेत्र की विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा इधर होगी पी वेक्टर, और जाहिर सी बात है कि ई वेक्टर का दिशा इधर है, और एंगल क्या मान लिए, थीटा। तो कहता है कि जब इस थीटा एंगल पर इसको रखते हैं, तो याद रखिएगा इस पर अब जो फोर्स लगेगा QE1 के बराबर, सॉरी QE2, यहाँ पे E2 मान रहे हैं, QE2 के बराबर, और इस पर फोर्स लगेगा इधर की तरफ QE1 के बराबर। तो इसका मतलब है कि ये अगर कोई वस्तु है और इस पर इधर 100 न्यूटन का फोर्स लगे और इधर बोल दिए कि 150 न्यूटन का फोर्स लगे, तो एफ नेट का मान 0 नहीं है, अभी भी 0 नहीं है। अब कहता है टॉर्क है कि नहीं है, तो कहता है ये इसको इधर घुमाना चाहेगा, ये इधर घुमाना चाहेगा, तो इसका मतलब ये घूम जाएगा। तो घूम जाएगा तो इसका मतलब घुमाने का टेंडेंसी है, तो टॉर्क नेट नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब कि जब यह असमरूप विद्युत क्षेत्र में है तो नेट टॉर्क का मान 0 नहीं है और नेट फोर्स का भी मान 0 नहीं है। तो इस परिस्थिति में भी कहता है कि अगर हम निकालना चाहें तो क्या निकलेगा, तो कहता है वेरी सिंपल कि टॉर्नेट का मान फॉर्मूला जब निकालते हैं तो अभी भी टॉर्नेट वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर।
और परिमाण अभी भी निकालेंगे तो ऑल्सो करके वही आएगा, टॉर्नेट बराबर पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। बस फर्क ये होगा यहाँ ई जो होगा वेयर, जहाँ ई बराबर दोनों विद्युत क्षेत्र का औसत हो जाएगा। तो औसत कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के 2 से भाग, E1 प्लस E2 बटे क्या हो जाएगा 2। बस ये ध्यान रखना है। तो इस तरीके से क्या देखे हम, एक बार रिव्यू ले लीजिए। थोड़ा सा हम बैक जा करके पीछे भी देख लेते हैं कि हम क्या क्या पढ़े। हमने ये पढ़ा बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र क्या है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र कहता है कि बाहर के कारण, मतलब कोई आवेश पहले से है, उसके कारण क्षेत्र पहले से मौजूद है, उसको हम बाह्य विद्युत क्षेत्र कहेंगे। और वह दो तरह का हो सकता है, समरूप विद्युत क्षेत्र और असमरूप विद्युत क्षेत्र। समरूप विद्युत क्षेत्र किसको कहेंगे, जिसके प्रत्येक बिंदु पर परिमाण और दिशा क्या हो, बराबर हो, उसको हम क्या बोलते हैं, समरूप विद्युत क्षेत्र। मैथमेटिक्स में हम ऐसे दर्शाएंगे और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक जगह पर परिमाण क्या है, बराबर है, और दिशा भी क्या है, बराबर। इसको हम ऐसे मैथमेटिक्स में दर्शा सकते हैं। अब असमरूप विद्युत क्षेत्र में, अच्छा, समरूप को दर्शाने का मतलब क्या हुआ कि घनत्व बल रेखा का सभी जगह पर क्या होता है, एक समान होता है। असमरूप विद्युत क्षेत्र में बल रेखा का घनत्व एक समान नहीं होता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, असमरूप विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इसको हम मैथमेटिक्स में ऐसे ऐसे दर्शा सकते हैं, ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। ई, बी और सी पर अगर हम बात करें, परिमाण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। अब कहता है कि इसमें दो केस बनाते हैं, एक केस 1 और एक केस 2। केस 1 का मतलब क्या हुआ, केस 1 मतलब कि ये समरूप के लिए, और ये किसके लिए है, असमरूप के लिए। तो समरूप में केस 1 और केस 2 होगा, और असमरूप में भी केस 1 और केस 2 होगा। केस 1 में क्या देख रहे हैं कि जब कोई बाह्य माने समरूप विद्युत क्षेत्र है, उसमें क्षैतिज अवस्था में, क्षैतिज अवस्था का मतलब हुआ यहाँ थीटा का मान जो है, थीटा का मान जो है 0 डिग्री या कितना होगा 180 डिग्री, किसके किसके बीच का, पी वेक्टर एंड ई वेक्टर, मतलब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ई वेक्टर विद्युत क्षेत्र के बीच एंगल कितना होना चाहिए, 0 डिग्री या 180 डिग्री। यहाँ पर कितना है देख लेते हैं। अगर आपका प्लस इधर है, माइनस इधर है, तो हम जानते हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा होती है माइनस से प्लस की तरफ। इसका मतलब ये देखिए, यहाँ पे ये ब्लैक वाला जो है पी वेक्टर है, और इस पर फोर्स लगेगा माइनस पर विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो क्यू ई वेक्टर इधर लग जाएगा, और विद्युत क्षेत्र देखो उधर है, तो पी वेक्टर और ई वेक्टर के बीच अभी कितना है 180 डिग्री। जीरो कब होगा, माइनस इधर हो जाए प्लस उधर हो जाए तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अब पी वेक्टर उधर होगा, विद्युत क्षेत्र भी उधर होगा, तो दोनों के बीच कितना डिग्री, 0 डिग्री हो जाएगा। अब कहता है यहाँ पर प्लस पर बल लगता है समरूप विद्युत क्षेत्र में, प्लस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के दिशा में, अब माइनस पर बल लगता है विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। तो इधर बल लगेगा कितना, तो जो चार्ज है, जो फील्ड है, तो यहाँ पर ई होगा तो यहाँ भी ई होगा, विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो क्यू ई वेक्टर हो गया इधर, और इसमें हो गया इधर। अब मान लो कोई वस्तु है, इधर हम बोले कि क्यू ई वेक्टर है, इधर क्यू ई वेक्टर है, मतलब अगर ये 100 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ये भी 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो हम कहेंगे कि इस विद्युत क्षेत्र, इस वस्तु पर नेट फोर्स 0 है, यानी एफ नेट बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब कहता है कि ये फोर्स, ये सेंटर अगर है, तो ये फोर्स सेंटर से पास करेगा, और ये फोर्स भी कहाँ से पास करेगा, सेंटर से। तो सेंटर से कोई फोर्स पास करे तो उसमें घुमाने का टेंडेंसी नहीं होगा, तो घुमाने का टेंडेंसी नहीं होगा तो टॉर्क 0, यानी कि टॉर्क नेट बराबर क्या हो जाएगा, 0। तो जब समरूप विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज अवस्था में होगा तो बल और बलाघूर्ण दोनों का मान क्या होगा, 0 होगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, दूसरी तरफ बात करें कि जब इसे थीटा कोण पर रखा जाता है तो क्या सिचुएशन होता है। थीटा कोण पर जब रखते हैं तो ये मान लो कि द्विध्रुव है, माइनस है प्लस है, तो इसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की पी वेक्टर इधर हो गई, विद्युत क्षेत्र इधर होगा, दोनों के बीच एंगल कितना मान लिए, थीटा। अब कहता है कि प्लस पर बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में क्यू ई के बराबर, माइनस पर लगेगा विपरीत दिशा में क्यू ई के बराबर। अब देखो द्विध्रुव को एक अगर वस्तु मान लिया जाए तो क्या हो रहा है, ये मान लो कि कोई वस्तु है, 100 न्यूटन इधर फोर्स लग रहा है, 100 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इसका मतलब इस वस्तु पर अभी भी डायरेक्शन के हिसाब से अपोजिट में दोनों फोर्स का परिमाण लग रहा है, तो हम नेट फोर्स अभी भी क्या कह सकते हैं, 0। लेकिन ये अगर इसका सेंटर है
इस वस्तु को ये चाहेगा इधर घुमाना और इस वस्तु को चाहेगा इधर घुमाना, इसका मतलब इसमें घूमने का टेंडेंसी आ जाएगा, इसका मतलब टॉर्क नेट का मान 0 नहीं है। अब कहता है नहीं है तो कितना होगा, तो कहता है टॉर्क नेट वेक्टर बराबर द्विध्रुव का जो ताकत होता है, तो ताकत क्या होता है पी वेक्टर, और क्रॉस कर देना है जिस क्षेत्र में रखा हुआ है ई वेक्टर से क्रॉस करवा देना है, गुना कर देना है, तो टॉर्क नेट बराबर क्या हो गया पी साइन थीटा। क्लियर है। अब आते हैं दूसरी तरफ असमरूप के लिए। असमरूप विद्युत क्षेत्र जब 0 डिग्री या कितना पे रहे 180 डिग्री पर, मतलब क्षैतिज अवस्था में रहेगा, तब क्या होगा स्थिति, सो देखिए कहता है ये माइनस है ये प्लस है, इस पर अभी भी बल लगेगा विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में, इस पर लगेगा विद्युत क्षेत्र के दिशा में। यहाँ मान लेते हैं तीव्रता E1 है, यहाँ तीव्रता मान लेते हैं E2 है, तो यहाँ पर जो बल लगेगा आवेश गुना विद्युत क्षेत्र, तो क्यू ई वेक्टर क्यू E1 वेक्टर, इस पर बल लगेगा इधर की तरफ क्यू E2 वेक्टर। इसका मतलब है कि ये अगर वस्तु मान लिया जाए, इधर मान लेते हैं 100 न्यूटन बल लग रहा है, इधर मान लेते हैं 50 न्यूटन, तो हम कह सकते हैं कि इस पर नेट फोर्स का मान 0 नहीं है, यानी कि एफ नेट नॉट इक्वल टू क्या हो गया 0। तो क्या देखे असमरूप विद्युत क्षेत्र में क्षैतिज अवस्था में रखा जाएगा तो नेट फोर्स का मान 0 नहीं है, लेकिन टॉर्क का क्या है देख लेते हैं। तो कहता है कि ये अगर सेंटर है तो ये फोर्स सेंटर से पास करेगा, ये फोर्स भी सेंटर से पास करेगा, तो टॉर्क का मान 0 हो जाएगा। इसका मतलब टॉर्क नेट का मान क्या हो गया 0, यानी नेट बल का मान 0 नहीं होगा, लेकिन नेट बल आघूर्ण का मान 0 होगा। अब कहता है कि इसको थीटा एंगल पर अगर हम रखें तो क्या स्थिति होगी। अगर इसको थीटा एंगल पर रखते हैं तो क्या क्या होगा स्थिति। मान लो कि विद्युत क्षेत्र यहाँ E1 वेक्टर है और यहाँ पर E2 वेक्टर है, चार्ज Q है, यहाँ भी चार्ज Q है, विद्युत क्षेत्र इधर है और इधर मान लेते हैं P वेक्टर है। अब कहता है कि यहाँ पर मान लेते हैं कि दोनों का औसत है, सपोज दैट ऐसा मान लेते हैं। अब कहता है कि क्या मतलब है कि आवेश यहाँ पर है QE2 लगेगा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र E2 है तो इधर के दिशा में लगेगा, ये माइनस है इधर लगेगा QE1। इसका मतलब ये अगर कोई वस्तु है, इधर 100 न्यूटन फोर्स लगे, इधर 150 न्यूटन फोर्स लगे, तो हम कह सकते हैं कि वस्तु पर नेट फोर्स 0 नहीं है। तो नेट फोर्स 0 नहीं है, इसमें किसी भी परिस्थिति में नेट फोर्स 0 हो रहा था, इसमें किसी भी परिस्थिति में नेट फोर्स 0 नहीं है। अब कहता है आगे देखते हैं टॉर्क नेट का मान क्या है। जब थीटा कोण पर रहेगा तो ये इसको इधर घुमाना चाहेगा, ये इसको, ये बेचारा इधर घूम जाएगा, तो घूमने का टेंडेंसी होगा, इसका मतलब नेट टॉर्क 0 नहीं है। तो वो कितना होगा, टॉर्क नेट वेक्टर बराबर पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ऑल्सो टॉर्क नेट बराबर हो जाएगा पी ई साइन थीटा, पी ई साइन थीटा। अब ई का मान यहाँ थोड़ा ध्यान रखना है, इसमें तो सभी जगह पर सेम था, लेकिन इसमें तो यहाँ का और यहाँ का अलग अलग है। तो कहता है कि वहाँ पर ई जो है औसत होता है, मतलब यहाँ और यहाँ का औसत दोनों को जोड़ के 2 से भाग, यानी ई बराबर E1 प्लस E2 बटे क्या हो जाएगा 2। तो ये हो गया एक तरह से आपका विद्युत क्षेत्र में, बाह्य विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल और बल आघूर्ण। अगले एपिसोड में 18 में हम लोग देखने वाले हैं कि बाह्य विद्युत क्षेत्र में क्या क्या चीजें घटित होंगी। ठीक है, तो आगे स्थितिज ऊर्जा से मतलब है, यहाँ पर आप एपिसोड 18 में देखेंगे ECS पार्ट 2 यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में स्थितिज ऊर्जा केस 1 एकल आवेश के कारण, केस 2 दो आवेश के कारण, और केस 3 विद्युत द्विध्रुव के कारण। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र में अब आवेश रखा जाएगा तो उसके अंदर कितना स्थितिज ऊर्जा संचित होगा, इसको हमको देखना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय BTS।